Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. We have started the diseases pertaining to our cardiovascular system. And last time we discussed about hypertension. Now we want to continue our discussion and we want to study the remaining 4 disorders of the cardiovascular system. तो इसके लिए हम straight move करते हैं white board पे without wasting a single moment. हाय माय डियर डॉक्टर्स, रब्बे ज़िदनी इल्मा, हमेशा आपसे कहता हूँ पढ़ा करें और अपनी कोशिशों के साथ, अपनी काविशों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत है उसके भी तलबगार रहें। अपनी आँखों को, अपने दिमागों को, अपने कानों को खोल कर बैठें और कोशिश करें कि जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है उससे आप अपनी हसीन यादों का एक हिस्सा बनाएं और उस याद से फिर वो मार्क्स स्कोर करें जो आपको अपनी मंजिल गेन करने में हेल्प करें। तो हम डिस्कस करेंगे आज सबसे पहला डिसऑर्डर जिसका नाम है हाइपरटेंशन एंड थ्रोम्बोसिस। हाइपरटेंशन को हम बहुत डिटेल से लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम थ्रोम्बोसिस को बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमने सबसे पहले एज पर द स्केड्यूल ऑफ योर बुक हमने क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ द थ्रोम्बस, राइट। आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये बोला था कि आप लोगों की आर्टरीज में, आप लोगों की वेन्स में क्या डिपॉजिट हो सकता है, तो आंसर वाज बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, राइट। अब अगर आप लोगों की ब्लड वेसल में एक्यूमुलेशन हो जाती है, एक्यूमुलेशन तो जमा हो जाना, अब तक ये वर्ड मैंने इतनी मरतबा यूज़ कर दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, का कोई याद हो जाना चाहिए अब तक कि एक्यूमुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल और मेरे पास क्या हो सकता है, फ्रैगमेंट क्लॉट ऑफ द ब्लड, फ्रैगमेंट ऑफ द ब्लड और क्लॉट ऑफ द ब्लड, क्लॉट ऑफ द ब्लड दैट कैन कॉज नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, and this narrowing of blood vessel can cause either a partly blockage, थोड़ी सी ब्लॉकेज हो सकती है आप लोगों के पास, और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। मैं जान के ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की इंग्लिश भी साथ इम्प्रूव हो। ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है रुकावट पैदा करना, तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस। आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है एज पर योर बुक कि इसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं, तो हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हो सकती है। नंबर वन इज द लोकलाइज्ड। व्हेनेवर वी से और अटर द टर्म लोकलाइज्ड, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एम्बुलस का, उस सॉलिडिफाइंग मटेरियल का, लुक एट दिस इमेज, आपको नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर इमेज में कि कैसे एक नॉर्मल ब्लड फ्लो के अंदर एक रुकावट पैदा हुई और फिर इसके साथ आके ब्लड के और फ्रेगमेंट्स ऐड होते रहे और यहाँ पे एक हीमाटोमा बन गया, एक क्लॉट बन गया, एक ऑब्स्ट्रक्शन बन गई मेरी ब्लड वेसल में और ये यहीं पे अटैच रही। अगर इस तरह की बात हो तो हम इसे लोकलाइज्ड थ्रोम्बोसिस का नाम देते हैं। जो चीज़ यहाँ पे बन रही है इसे हम नाम कर देते हैं एम्बुलस, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, कि आप लोगों की इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में कोई ट्रॉमा हुआ और ये जो ब्लड का पीस था, नाउ इट हैज़ डिटैच्ड इटसेल्फ फ्रॉम द ब्लड एंड नाउ इट हैज़ बिकम ब्लड बॉर्न। अब ये ब्लड बॉर्न हो गया। मैंने वो सी द टर्म ब्लड बॉर्न, इसका मतलब ये है कि अब ये खून के बहाव के साथ कहाँ से होता हुआ कहीं भी मूव कर सकता है, राइट। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्लड वेसल में जाके ये फंस जाएगा और जाहिर है ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फंसेगा कि जहाँ पे इससे ज़्यादा नैरो डायमीटर की ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि लोकलाइज्ड भी हो सकता है और ये रिमोट भी हो सकता है, रिमोट
राइट। रिमोट का मतलब है कि इसका ओरिजिन कहीं और था और इसका इफेक्ट जाके मेरे पास कहीं और हुआ। आप लोग इसे कैंसर की टर्म में आप लोग इसे मेटास्टेटिक भी बोल सकते हो कि ओरिजिन कहीं और था और इसका इफेक्ट जाके मुझे कहीं और नजर आया। तो इस पर्टिकुलर चीज की जो मूवमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। और जो पार्ट वहां पे बना, पीस वहां पे बना, उसका नाम क्या था, एम्बुलस। एम्बुलस आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को प्रॉपर एम्बुलस और उसका रीजन एम्बुलेंस का रिलेट किया था आप लोगों के कि एम्बुलस क्या होता है और एम्बुलेंस के एक्चुअली मीनिंग क्या होते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस फिर मेरे पास क्या हुई। थ्रोम्बोसिस इज द process of formation of a thrombus or an embolus or clot in blood vessel is called thrombosis. So what can be the consequences? रिजल्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि this particular clot or blockage it will retard का मतलब slow down, it will retard the blood supply or simply oxygen, ठीक है, to the respective tissue। जिस टिश्यू की भी बात हो रही है, जिसमें भी एम्बुलेंस आके फंस गया है, उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव टिश्यू को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिटार्ड हो जाएगी। इट कैन कॉज व्हाट, अ ग्रेजुअल डेथ। एब्सोल्यूट डेथ, जल्दी से डेथ भी हो सकती है, या वही बात है ग्रेजुअल डेथ भी हो सकती है। एंड दिस ग्रेजुअल अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंटल डेथ इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। तो यहाँ पे ये एक एक्सीडेंटल डेथ स्टार्ट हो जाएगी जिसे हम नेक्रोसिस का नाम देते, राइट। एंड कॉमन सेंस कि जब नेक्रोसिस स्टार्ट होगी तो उसके आगे जाहिर है एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और डेथ के प्रोसेस को फर्दर क्विक कर देगा। इसकी मेरे पास कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं। ऑल दो इसके हमारे पास बहुत सारी कॉजेज हैं, लेकिन जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे ज़्यादा आपकी बुक के अंदर ही कॉन्फाइन रहना है। तो उसके अंदर हमारी थ्रोम्बोस फॉर्मेशन की क्या क्या कॉजेज होती है। नंबर 1, इरिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। इसका मतलब मेरे पास ये है कि मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ना कोई ऐसी एब्नॉर्मेलिटी आ गई है जो बेसिकली मेरे ब्लड वेसल्स को बार बार क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, और उसके रिजल्ट में वहाँ पे एनगल्फर्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और वो एनगल्फर्स बेसिकली मे बी द वेरी स्ट्रॉन्ग कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आ जाता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक बेड रेस्ट पर हैं, यू नो वेरी वेल, जब हम बेड रेस्ट पे आएंगे तो मेरे ब्लड का जो फ्लो है टुवर्ड्स टिश्यूज़ वो मोर लो देन नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। तो जो इस वाले केस में भी इस पर्टिकुलर चीज़ के बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आज की हम आखिरी बात ये कर रहे हैं कि और एक और थर्ड कॉज वो मेरे पास क्या हो सकती हैं। कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि ये काम ज़्यादा करवा सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास निमोनिया, एम्फाइसीमा, राइट, एंड फॉर एग्जांपल डायबिटीज़। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस प्रोसेस को फर्दर क्या कर देती हैं, एनहांस कर देती हैं। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट डिजीज, एंड नेक्स्ट डिजीज इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंड फॉर दिस वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये बेसिकली क्या है, अगेन वी हैव टू फॉलो द बुक और उसके लिए लिखना है डेफिनेशन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज द necrotic
death of the tissues, death of myocardial tissue, myocardial tissues due to development of thrombus in coronary arteries। यानी इसका मतलब यह कि इस वक्त हमने पूरी बॉडी की बात नहीं की है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हार्ट की बात की, राइट। अब अगर आप लोगों के हार्ट में, हम इसे अंडरलाइन करते हैं, अगर आप लोगों के हार्ट के टिश्यू, राइट, मायोकार्डियल टिश्यू की नेक्रोटिक डेथ स्टार्ट हो गया, मीन्स जब वर्ड यूज होता है नेक्रोटिक डेथ, इसका मतलब ये है कि ये एक्सीडेंटल डेथ है, इट इज़ नॉट अ प्रोग्राम्ड डेथ, इट इज़ नॉट ए एपोप्टोटिक डेथ, इट इज़ एक्सीडेंटल डेथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। आपको पता है थ्रोम्बस में लास्ट टाइम पढ़ा है कि थ्रोम्बस क्या चीज़ है, राइट। तो जब भी आप लोगों की कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस होगी तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के हार्ट मसल को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। दैट वन इंस्टीट्यूशन, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि दैट वन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज इस्केमिया। सो इट इज ऑल्सो द इस्केमिक कंडीशन फॉर द हार्ट मसल्स, एंड व्हेन योर हार्ट मसल्स अंडरगो इस्केमिया, सो दे बिगिन टू डाई, एंड दिस पर्टिकुलर डेथ is a real cause of what? Heart attack or myocardial infarction, right? So आप simply कह सकते हैं कि ischemia of the heart muscles is called as what? Myocardial infarction or simply the heart attack, right? आगे हम देख रहे हैं इसकी कॉज मेरे पास क्या है, जैसे मैं एब्रिविएशन लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि वेरी फर्स्ट कॉज इज DCS, इट मीन्स के डिस्रप्टिव, ठीक है। So very first cause is DCS, and when we use the term DCS, इसका मतलब ये है कि there is a disruption। disrupt का मतलब उसमें ब्रेकेज आ गई है कहीं पर, disrupt होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना, of what? CS stands for control system। तो हम लिख रहे हैं disruptive, right, control system। और मेरा ख्याल है कि अब आप इतना पढ़ लिख गए हैं कि आपको इसको समझने में हल्के से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि व्हेन एवर वी से कंट्रोल सिस्टम, तो आप लोगों को इसके कंपोनेंट्स का बिल्कुल 100% पता है। इस कंट्रोल सिस्टम में आप लोगों के पास क्या क्या आ सकता है, ज़ाहिर है आप लोगों का नर्वस कंट्रोल आ सकता है, यू नो वेरी वेल कि हमारा हार्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स के, देयर मे बी द प्रॉब्लम इन ब्लड सप्लाई ऑफ SA node, देयर मे बी द प्रॉब्लम इन कॉमिक्शियल नर्व्स, there may be the problem with AV node, then there is problem with bundle of His, or there may be the problem of Purkinje or Purkinje fibers, ठीक है। तो इन सारी की सारी कंट्रोल सिस्टम में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है तो डेफिनेटली आप लोगों के हार्ट की नेक्रोटिक डेथ हो सकती है। एंड देन another very strong you can say causative agent of myocardial infarction is VF, and VF stands for ventricular fibrillation, ठीक है। अब मैं जब वर्ड यूज़ करता हूँ फैब्रिलेशन, तो इसका मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ एब्रप्टली पंप करे या उसमें कोई रिदम नहीं रहा, या उसने खाम खा की, मैंने एक टर्म यूज़ की थी आप लोगों को याद होगा, मरमरिंग, बुड़बुड़ाना, मटरिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है, मरमरिंग स्टार्ट कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? फैब्रिलेशन। तो अब देखेंगे कि अगर खुदा न खासा किसी पर्सन को वेंट्रिकुलर फैब्रिलेशन हो रहा है या होने का चांस है, तो फिर उसमें कौन से सिम्टम अपेयर हो सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट सिम्टम इज़ डिसीनेस, कि उस पर्टिकुलर पर्सन को गुनूदगी तारी हो जाएगी जिस पर्टिकुलर पर्सन में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का डिसऑर्डर होगा। एंड देन देयर विल बी अ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, वो पर्सन छोटे छोटे तेज सांस ले रहा होगा, उसके सांस लेने का जो रिदम है वो डिस्टर्ब्ड होगा, राइट। एंड देन फिर उसको उस टाइम पे नोजिया, उसका बहुत दिल मत ला रहा होगा, समटाइम ऐसा भी होता है। फिर आखिर चीज़ जो यहाँ पे आती है कि अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाएंगे
तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद सबसे पहला काम आप लोगों के किसी भी कार्डियोलॉजी सेंटर में क्या होता है कि हम उसकी ईसीजी करवाते हैं। तो आपको नज़र क्या आएगा कि उस पर्टिकुलर ईसीजी में आपको बड़े ही स्ट्रॉन्ग किस्म के रिदमियास नज़र आएंगे। वो जो आपको याद है PQRS वेव, और उसके दरमियान में आने वाली अब नॉर्मल वेव्स, और उसके अंदर जाहिर है अब हार्ट की जो पीक्स हैं वो छोटी होना शुरू हो जाएंगी और अब नॉर्मल होंगी। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एरिथमियास। तो इसी के से हम फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये वाला पर्सन इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक कितना होता है या कितना ज़्यादा उसका डैमेज हो गया है, तो उसके लिए हम डिफरेंट किस्म के एंजाइम टेस्ट करवाते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इस पर्सन को इस पर्टिकुलर हार्ट अटैक की वजह से कितना डैमेज हो चुका है या इसके हार्ट की कितने % डेथ हो चुकी है, राइट। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द ट्रीटमेंट। अगर ये पेशेंट हमारे पास आएगा तो हम उसको मोस्ट प्रोबेबल ट्रीटमेंट क्या कर दे सकते हैं कि अगर हम उसको हार्ट अटैक से बचाना चाह रहे हैं, या जो हार्ट बच गया उसको सर्वाइव करवाना चाह रहे हैं, तो पहला काम ये होता है कि हम उसको CPR देते हैं, ठीक है। अब CPR का मतलब मेरे पास क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, राइट। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक से हम इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर सकते हैं? प्रेशर लगा के उसके हार्ट को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर स्टूडेंट मेरे पास क्या होता है कि हम उसको AED दे सकते हैं, ठीक है। और AED का मतलब मेरे पास ये है कि हम लोगों ने ऑटोमेटेड एक्सटर्नल, ठीक है, डिफिब्रिलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग उस पर्टिकुलर पेशेंट के जो लवाहकीन होते हैं उससे परमिशन लेते हैं, और परमिशन लेने के बाद हम उसको इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। और अगर चांस हो तो ये ऐसे नोड और AV नोड दोबारा से ट्रिगर हो सकती हैं। इसका जो कंडक्शन में प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और उसकी जो मैंने वर्ड यूज़ किया था आप लोगों को DSC, उसे कंट्रोल सिस्टम की रिजम्पशन हो सकती है और इस पर्सन की जान बच सकती है, राइट। अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन प्रिवेंट। तो हम इसकी प्रिवेंशन में ज़ाहिर है ये प्रिवेंशन एक दिन की नहीं होती, एक महीने के लिए होती, बल्कि ये आप लोगों को आफ्टर एज ऑफ यू कैन से 40, अव्वल तो ये नौजवानों का भी काम है कि वो इन तमाम बातों को फॉलो करें, लेकिन आफ्टर द 40 वो नादान जवानी का ज़माना गुजर गया, अब आ चला बढ़ापा सुधर जाना चाहिए। तो जब 40 के बाद की स्टार्ट हो जाए तो फिर पर्टिकुलरली उन चीज़ों को जो आप अपनी यूथ में बड़े बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसके यूजेज को वाइजली यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1 कि आप एक बिग क्रॉस लगा दें आफ्टर 40s। अगर पर्टिकुलरली आपकी लाइफ स्टाइल कैसे सेडेटिव, किस पे क्रॉस लगाएंगे आप लोग? फैटी फूड पे। तो अगर आप फैटी फूड नहीं खाओगे तो डेफिनेटली आप अपनी आर्टरीज में इस पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट के एक्यूमुलेट होने का चांस कम कर दोगे, राइट। फिर इस चीज़ का चांस भी कम कर दोगे कि वो वाली ब्लड वेसल जिन्हें हम लोग ऐसे नोड का सप्लायर बोलते हैं, AV नोड का सप्लायर बोलते हैं, उनके अंदर क्लॉट जमने का चांस भी काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड देन जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारी, पहले तो ये अमेरिका की प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और वो क्या है? ओबेसिटी। हम ओबेसिटी में हम लोग अपने वेट को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि मेंटेन बॉडी वेट। अगर आप लोग अपनी बॉडी के वेट को मेंटेन रखेंगे तो इसके रिज़ल्ट में भी आप लोगों की आप ज़ाहिर एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज करने का जो सबसे अच्छा इफेक्टिव होता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों की बॉडी में HDL का लेवल बढ़ जाता है और LDL का लेवल कम हो जाता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब मैं HDL की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये एक गुड फैट है, और जब मैं LDL की बात करता हूँ इसका मतलब है बैड फैट है। जब आप वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो ऑन डेली बेसिस, थोड़ी सी करें लेकिन रोज़ करें, तो उसके रिजल्ट में आप लोगों का वेट भी मेंटेन रहेगा, और नंबर 2 आप लोगों की बॉडी में LDL की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, LDL की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और HDL की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब HDL की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी इट मीन्स कि नाउ यू शुड बी वेरी मच हैप्पी, यू आर डेफिनेटली प्रिवेंटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द मायोकार्डियल इंफार्क्शंस, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर। कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। एक बात जो आपको मैंने यहाँ पे बड़े स्ट्रेस दे के बतानी है कि पहली बात तो ये है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को फिजिकली कंट्रोल करें, एक्सरसाइज से, वॉक के थ्रू कंट्रोल करें, लेकिन खुदा न खास्ता आप लोगों का ब्लड प्रेशर
ऑन द जेनेटिक बेसिस ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन, यानी कि ऐसा भी होता है कि बाद पेरेंट्स में आपको नस्ल दर नस्ल की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चल रही होती है। अगर इस तरह वाला केस होगा तो फिर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ये काम नहीं करवा सकती। आप नमक भी नहीं खा रहे हैं फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपने फैटी फूड नहीं खाई तभी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसमें जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी रोल प्ले कर रही होती है। तो उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे, यू शुड टेक मेडिसिन। ये मत समझें कि आप मेडिसिन के बगैर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप उसे खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर आपने चैंपियन नहीं बनना है, आपने आम टोटकों के पीछे नहीं जाना है। यू हैव टू टेक द मेडिसिन बिकॉज द मेडिसिन इज डेफिनेटली अ रिसर्च बेस्ड थिंग। मुमकिन है कि वो सोडियम की वजह से हो रहा हो, मुमकिन है वो कैल्शियम की वजह से हो रहा हो, राइट, या फिर मुमकिन है कि वो एडिनल एक्टिविटी की वजह से ऐसा हो रहा हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो उस सारे केसेस में आपको खुद से कंसिडर नहीं करना है, खुद से अपने डॉक्टर नहीं बन रहा है। जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी इसमें गुजार दी है आपने उनके पास जाना है, उनसे रहनुमाई लेनी है। और अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपने मेडिसिन बिला नागा खानी है, रोज़ खानी है, राइट, बिकॉज अगर आप जब आप मिस करते हैं तो फिर आपका ब्लड प्रेशर शूट होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो नेवर प्ले विद योर लाइफ। ज़िंदगी आपको एक दफ़ा मिलनी है। अगर आप लोगों के ब्लड प्रेशर में एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो डू कंसिडर इट वेरी सीरियसली एंड गो टू सम एक्सपर्ट, नेवर टू द क्वैक, राइट। तो ये है, हम आप लोगों का ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। और उसके बाद जो हमारी चीज़ है, यू मस्ट डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। और अगर आप कांस्टेंट एक्सरसाइज कर रही हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं। और एक बात जो हमेशा अल्लाह का शुक्र है कि हम मुस्लिम्स नहीं कर रहे हैं, वो क्या है कि आप अल्कोहल नहीं पी रहे हैं, तो डेफिनेटली डोंट टेक अल्कोहल। अब तो वैसे ही मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर हम मुसलमान हो के भी ये काम कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा सोचने वाली बात है। और अल्कोहल के अलावा जो चीज़ आपको नहीं पीनी चाहिए, जो हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा नासूर बन के हमें मिल रहा है और बढ़ता जा रहा है हमारी जनरेशन में, दैट इज़ अ स्मोक। तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड चांसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो यू मस्ट नॉट स्मोक। तो मैंने इन सब चीज़ों के साथ बहुत बड़े बड़े क्रॉसेस लगाए हैं सो दैट कि आप शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात और आप अपनी ज़िंदगी के पूरा जो टाइम है वो गुजार सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रोक, और देखते हैं उसके बारे में हमें क्या क्या स्टडी करना है। और स्ट्रोक मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है कि आपको याद होगा कि हमने अब तक जितनी बातें की हैं वो सारी की सारी हार्ट के बारे में की हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ स्ट्रोक की तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे 2 स्ट्रोक्स के बारे में बात की थी। एक क्या था, कार्डियक स्ट्रोक, और एक बोला था कौन सा स्ट्रोक, सेरिब्रल स्ट्रोक। और यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली मेरे ब्रेन के बारे में है, तो लिहाजा मैं इसे क्या नाम दे रहा हूँ, सेरिब्रल स्ट्रोक। आपको पता है कि सेरिबेलम इज पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो इट इज़ बेसिकली सेरिब्रल स्ट्रोक। और इसका मेरे पास यही है कि डेथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ द ब्रेन, डेथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ द ब्रेन। और वही बात है, कॉज क्या है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड डेफिनेटली इट कैन कॉज, व्हाट कैन बी इट्स कॉज, जाहिर है एनी एम्बुलस, कोई भी इसमें थ्रोम्बस इसमें डेफिनेटली हो गया है, या फिर हमारे पास क्या हो गई है, बर्स्टिंग हो गई है। बर्स्ट होता है फट जाना, तो बर्स्टिंग हो गई है किस चीज़ की, ऑफ द सेरिब्रल वेसल्स। तो इसके रिजल्ट में आपको पता है कि अगर थ्रोम्बस बन गया है या जो हमारी सेरिब्रल ब्लड वेसल है उसकी अगर बर्स्टिंग हो गई है तो उसके रिजल्ट में देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे पास कोई सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन की, तो इसका रिज़ल्ट आपको पता ही है, नेक्रोसिस। और अगर नेक्रोसिस हो गया तो आम तौर पे चूँकि ब्रेन आपको पता है बहुत ही बड़ा किस्म का ऑर्गन है, तो अगर तो ये किसी ब्रेन के छोटे से पार्ट में ये प्रॉब्लम हुई अगर, तो उस पर्टिकुलर पार्ट का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। खुदा ना खास्ता मिसाल के तौर पे कि अगर एक पर्सन के सेरिबेलम में ये प्रॉब्लम आई है तो आपको ये बात पता है, आपने पढ़ रखा है कि सेरिबेलम इज़ गोइंग टू बेसिकली मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। और इट माइट बी पॉसिबल कि अगर उस पर्सन के सेरिबेलम में यू कैन से क्या हो गया, स्ट्रोक हो गया है, तो दिस पर्सन कैन नॉट मेंटेन इट्स बैलेंस, राइट। एंड इफ द प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग इन द फॉर एग्जाम्पल टिम्पैनिक लोब,
तो मुमकिन है इस पर्सन को सिर्फ हियरिंग का पैरालिसिस हो जाए, मुमकिन है कि इसको सिर्फ अगर ऑप्टिक में प्रॉब्लम आई तो उसकी आंखें अंधी हो जाएं, राइट। तो किसी भी किस्म का जो सिम्टम है वो डिपेंड इस बात पे कर रहा होता है कि हमारे ब्रेन के किस पार्ट का, किस लोब का क्या हो गया है, इस्कीमिया हो गया है। तो इस्कीमिया सिर्फ मेरे हार्ट मसल का नहीं हो रहा, बल्कि इस्कीमिक डिसऑर्डर मेरे ब्रेन का भी हो सकता है। इसकी जो सबसे बड़ी कॉज अगेन वो एम्बुलस फॉर्मेशन। आपको याद हमने क्या बोला था कि अगर एक दफ़ा एम्बुलस बन गया है और वो ब्लड बॉर्न हो गया तो ये कहीं भी जाके क्या कर सकता है, मेरी ब्लड वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। और अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन मेरे ब्रेन के जोन की हुई तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सेरेब्रल स्ट्रोक। और अवॉइड करने का वही सारे मेथड है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं एक दफ़ा पहले भी ये शेर बोला था कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो जो ठहरे ज़रा वो कुचल गए हैं, जिंदगानी जो है ना वो हरकत में बरकत है, आपने सुना होगा। तो डोंट पास अ सेडेटिव लाइफस्टाइल इफ़ यू वांट टू लिव व्हाट हेल्दी लाइफ। तो यू मस्ट डू एक्सरसाइज, यू मस्ट वॉक, you must eat healthy food, you must eat, you can say, omega-3 rich food, and you must obtain most of your lipids from the plant kingdom and very less from the animal kingdom, right? So अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, एंड दैट वेरी डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज व्हाट, द हेमोरेज। हेमोरेज मेरे पास क्या है, यू नो वेरी वेल कि इट इज़ अ बर्स्टिंग, इट इज़ नथिंग अदर देन द बर्स्टिंग ऑफ, ये फट जाती है, बर्स्टिंग ऑफ व्हाट, सेरिब्रल ब्लड वेसल्स। तो जब भी सेरिब्रल ब्लड वेसल्स फट जाएंगी तो हम बोलेंगे कि हमें क्या हो गया है, हेमरेज हो गया। इसे आम जुबान में हम लोग नस फटने का नाम भी देते हैं कि जो नस है ब्रेन की वो फट गई। नस का फटना क्या कहलाता है, ब्रेन हेमरेज। अब जो हेमरेज है ये दो तरह का हो सकता है, उनमें से एक को हम बोलते हैं कंसील्ड हेमरेज और एक को हम बोलते हैं रिवील्ड हेमरेज। और व्हेन एवर वी से कंसील्ड हेमरेज, इसका मतलब है कि ब्लड हमारे ब्रेन की ऐसी ब्लड वेसल फटी कि जिससे ब्लड मेरे ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर फैल गया। वेंट्रिकल खाली स्पेसेस थी हमारे पास, ठीक है। अगर वो मेरे ब्रेन के अंदर वाले हिस्सों में चला गया और उसका ब्लड बाहर नहीं निकला तो मैं इसे कंसील्ड हेमरेज बोलता हूँ। लेकिन अगर आप लकी हैं और कोई ऐसी ब्लड वेसल फटती है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लकी हैं और कोई आपकी ऐसी ब्लड वेसल फट रही है कि जिसकी वजह से ब्लड आपके नोज़ के थ्रू या आपके कानों के थ्रू या आइज़ के थ्रू बाहर निकल गया है, तो उस टाइम पे ये समझ लें कि इट इज़ समथिंग लाइक ए प्रेशर कुकर था, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा और सेफ्टी वेल्व ऑन हुआ, एक्सेसिव ब्लड बाहर से बाहर और आप बच गए। उस वाले केसेस में आप लोग बच सकते हैं। लेकिन अगर ये हेमरेज कंसील्ड हुआ और ब्लड आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर तक चला गया तो फिर बचने का चांस ऑलमोस्ट 0% हो जाता है, राइट। तो अकरेंस, जैसे मैंने बोला कि इसकी जो अकरेंस है वो आमतौर पे कहाँ होगी, जाहिर है इन द ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर होगी, ठीक है। और ये जैसे मैंने बोला कि वो एक्सटर्नल कोई ब्लड वेसल भी फट सकती है और इंटरनल भी, और अगर इंटरनल हुआ तो कंसील्ड होगी और अगर बाहर वाला हुआ तो ये रिवील्ड हेमरेज कहलाएगा, ठीक है। इसी कॉजेज़ अगेन वही बात है, इसकी सबसे बड़ी कॉज है वो मेरे पास हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है। और इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइलेंट किलर है, एंड वी नेम इट एज व्हाट, हाइपरटेंशन, ठीक है। और हाइपरटेंशन का आम जुबान में मतलब क्या होता है कि इसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ठीक है। तो इस लिहाज से ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है इसके सिम्टम की, तो सिम्टम में सबसे पहली बात तो यही है कि दिस पर्सन विल बिकम डिजी इनिशियली, दिस पर्सन विल बिकम डिजी एंड देन दिस पर्सन विल बिकम अनकॉन्शियस। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर फिर क्या हो जाए, ये पर्सन खुदा न खास्ता किसी कोमा में चला जाए और दिस कोमा मे टर्न इनटू अ फुल स्टॉप, मीन्स इनटू अ डेथ। तो यही बस इसके सिम्टम्स हैं कि ये पर्सन ऐसे अनकॉन्शियस हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगी उसके अंदर। और इसके लिए अगेन जैसे मैं एक ही वर्ड यूज़ करूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। शायद इस पर्टिकुलर डिजीज़ जिसे हम हेमरेज बोलते हैं इसका क्योर तो है ही कोई नहीं, और प्रिवेंशन वही सारी की सारी हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की है। अगर आप हेल्दी एक्टिव लाइफ पास करेंगे
तो यू विल एन्जॉय योर लाइफ, यू विल एन्जॉय एवरी ब्लेसिंग ऑफ द लाइफ। और अगर आप लोगों ने सुस्ती का मुजाहरा किया, आप लोग सुस्त रहे, तो फिर ना आप अपनी पूरी ज़िंदगी जिएंगे और ना आप अच्छी क्वालिटी जिएंगे और ना ही आप तमाम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम नेमतें अपनी आखिरी अयाम तक अता करता रहे और आप अपनी बेस्ट हेल्थ में ज़िंदगी गुजारें। आपको अल्लाह ताला इस काबिल करे कि आपके अंदर इतनी ड्राइव और मोटिवेशन पैदा हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाना है, आपने HDL को इंक्रीज़ करना है, LDL को आपने कम करना है, तो डेफिनेटली आप बहुत लंबा जिएंगे और बहुत अच्छा जिएंगे। इन तमाम विशेस के साथ और इस दुआ के साथ, इस नसीहत के साथ अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। जब दुआ करें हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आई वॉन्ट टू से अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू।